हाय एवरीवन, कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 9। और ये भी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ही बेस्ड है। मैं फर्स्ट लेक्चर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर दिया था लेक्चर नंबर 8, आप लोग उसको ध्यान से देखे होंगे। पल्स बायोलॉजी क्लासेस नाउ बिकम्स पल्स क्लासेस। आप आने वाले समय में पल्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूं और मैं कुछ लोगों को कर भी चुका हूं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। मैं सेल्फ मनोज कुमार, एनसीईआरटी मास्टर, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर डिलीवर की जा रही है। ज़रूरत के मुताबिक जो है एनसीईआरटी को समझने के लिए हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंटेंट डालने का कोशिश किया हूँ, जिससे कि एनसीईआरटी आपको समझ में आए। तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, बस एनसीईआरटी को समझने के लिए वो चीज़ लाया गया, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और अपना टेस्ट तो आप जानते ही हैं, टेस्ट ज़रूर देंगे। बच्चे टेस्ट में रेगुलर अपीयर हो रहे हैं, गुड। और आपका मार्क्स भी आपको दिख रहा है। ऑनलाइन टेस्ट, लेक्चर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ पल्स प्लेटफॉर्म पर। चलिए, ये डायग्राम से आप वाकिफ़ होंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस डायग्राम का लेबलिंग किया था, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। क्या होगा ये, अगर मान लीजिए इसको नेमिंग करना होगा तो क्या नेमिंग करेंगे। अगर मान लीजिए इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, ये 3 दे देते हैं, ये 4 और ये 5। आपके नीट एग्ज़ाम में लेबलिंग के लिए बराबर पूछा जाता है, तो आप लेबलिंग याद रखेंगे, ठीक है। याद रखना ज़रूरी है लेबलिंग। अब देख लेते हैं ये क्या है, यूट्रस है। आप देख लेंगे, मैं बोलूँगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप लेबलिंग कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक और लेबलिंग के लिए आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। ABCD करके इसमें रखा हुआ है। आप अलग अलग पोर्शन को क्या बोले थे उसका लेबलिंग ज़रूर करके रखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका लेबलिंग करके देखिए, और पिछले लेक्चर के डायग्राम से आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, और यहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चंस आया हुआ है, याद होगा आपको। क्या बोले थे इसको, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ठीक है। नाम याद है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हुआ था, वेजिना, ये सर्विक्स हुआ था, है ना। 4 नामिंग कर लीजिएगा, 5, ये 6, 7, ये 8, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, ठीक है। ये 9, ये 10 और ये 11, ये 12, ये 13, ठीक है। आप नेमिंग करने के लिए सीख लेंगे। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस की थी कि फीमेल में आफ्टर गेनिंग द पुबर्टी एज जो एस्ट्रोजन का जो हार्मोनिक लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, और वो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो है उनके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। द ब्रेस्ट गेट बिगर कब, जब वो फीमेल पुबर्टी एज को गेन करती है, एंड राउंड एज ए फैटी टिश्यू। बताए थे कि फीमेल का जो ब्रेस्ट रीजन है, ब्रेस्ट एरिया है, वो किसी किसी में बल्की होता है या हैवी होता है, ठीक है। हार्मोनस चीज़ है, और साथ साथ क्या है, ये फैटी टिश्यू का उसमें डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। लिखे, ब्रेस्ट गेट बिगर कब, आफ्टर पुबर्टी, राउंडर एज फैटी टिश्यू, इम्पोर्टेंट है, एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड क्या होता है, इनसाइड द ब्रेस्ट कंटिन्यू टू ग्रो,
ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हम लोग जो है देखे थे, मेमरी ग्लैंड्स बोले थे उनको, और एल्वुलाई उनका ग्रोथ होता है और उसमें क्या होता है, फैटी टिश्यू का, एरियोलर फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होता है, इस वजह से वो क्या है, बिगर शेप साइज का आता है। करा द एरियोला आल्सो गेट बिगर एंड डार्कर। ओके, एरियोला बताए थे, जो निपल एरिया के जस्ट नीचे वाला भाग है, दैट एरियोला गेट्स बिगर एंड डार्कर एंड द निपल में स्टिक आउट। निपल क्या होगा, थोड़ा बाहर आ जाएगा। ये देखिए समझने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर, ये फीमेल का, ये ऐसे, तो ये क्या है, ये निपल थोड़ा सा बाहर आएगा और ये वाला एरिया क्या है, ये डार्कर होगा ये, ठीक है, ये एरिया क्या होगा, डार्कर होगा। करा बाय द एज ऑफ 17 द गर्ल्स ब्रेस्ट विल यूजुअली बी फुल्ली डेवलप्ड। ठीक है, जितना डेवलप करना रहता है लगभग डेवलप कर जाता है। ऑल्दो दिस मेक टेक ए बिट लॉन्गर। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला डायग्राम भी हम लोग देखे थे, इस डायग्राम से आप वाकिफ़ हैं। ये ओवरी का डिसेक्शन था, ठीक है, और हम लोग पढ़ चुके थे उधर कि ओवरी का साइज टेस्टिस से बड़ा कि छोटा होता है, उसका साइज भी हम लोग देख चुके थे। कहाँ है, तो ये पेल्विक रीजन में, लोअर एब्डोमिनल एरिया में, ठीक है। 2 इन नंबर होता है, 1 पेयर होता है। और ये ओवरी का हम लोग डिसेक्शन देखे थे, जो आउटर वाला पार्ट था कॉर्टेक्स बोले थे और इनर वाला पार्ट को मेडुला बोले थे। जो उसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स है जिससे क्या होना है, ओवा रिलीज होना है, उसका प्लेसमेंट अब ध्यान रखेंगे कहाँ रहता है, मेडुला रीजन में नहीं रहता है, कॉर्टेक्स रीजन में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कॉर्टेक्स साइड वाला एरिया है और ये बीच वाला मेडुला है, ठीक है, मिडिल वाला पोर्शन को मेडुला बोलते हैं। और ये जो पेरिफेरल साइड होता है वो क्या है, कॉर्टिकल एरिया है, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स, आर्टरी वेन दिख रहा है आपको, ब्लड वेसल्स दिख रहा है, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारा छोटा छोटा टीनी सेल्स है जिसको प्रीमोर्डियल फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। ओके, राइट है जी, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या होगा, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल्स स्पेशल टाइप के सेल्स से कवर्ड होगा, ठीक है। अब कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या है, प्राइमरी ओवम है, सेकेंडरी ओवम नहीं, प्राइमरी ओवम है, और उसको चारों साइड से कवर किया हुआ बहुत सारा सेल्स है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और प्राइमरी फॉलिकल्स का प्रिमिटिव फॉर्म क्या है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स से हो रहा है। तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स ये ओवम के चारों साइड से कवर बनाया। अब ये टोटल स्ट्रक्चर प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाया। इसमें और ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है, स्पेशल टाइप का और भी कुछ कवरिंग होगा। अब इसका नाम होता है अलग अलग, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल्स बोलेंगे, शेप साइज बिगर होते जा रहा है। और कुछ अंदर में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं, बाहर में भी और अंदर में भी। और यदि वो टर्सरी फॉलिकल्स जो है फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स। ये ध्यान रखेंगे, टर्सरी फॉलिकल्स के बाद क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स। और जो प्राइमरी ओवम था इसके अंदर, उसमें भी चेंजेज आता है, अब उसका नाम हो जाता है सेकेंडरी ओवम। इसमें ये कैविटी होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम बोलते हैं, ये सब डेवलप होगा। और ये जो मैच्योर ओवरी है इसके लिए मैच्योर फॉलिकल्स है, दैट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये ही इसी में होगा रप्चरिंग, ठीक है, ये रप्चर करेगा, ये टूटेगा और इसमें से क्या है, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बाहर होगा। तो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन सेकेंडरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स से बाहर आता है। टर्सरी फॉलिकल्स का रप्चरिंग नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। किसका होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल्स का रप्चरिंग होता है। क्या मैकेनिज्म हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस तरह का हार्मोन LH सर्ज पढ़ेंगे आगे पता चलेगा।
याद रखेंगे यहाँ पर कि ग्राफियन फॉलिकल्स के रप्चरिंग से जो बॉडी बाहर आ रहा है दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ओवम बोलते हैं, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्या है ये, सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल्स नहीं, सेकेंडरी ओवम। सेकेंडरी ओवम पूछता है ये क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ रप्चरिंग, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, ओवरी से जो बाहर निकलता है उसका नाम क्या है? वो एग नहीं है, वो ओवम नहीं है, ओटिड भी नहीं है, उसका नाम होता है सेकेंडरी ओवम बोलते हैं उसको, ठीक है। प्राइमरी ओवम से सेकेंडरी ओवम के स्टेज में आते आते क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवा बाहर आता है, ये ध्यान रखेंगे। अब जो ये सेकेंडरी ओवम निकलने के बाद जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, ये रिमेनिंग पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं ये? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम बोलते हैं, ओके, कॉर्पस लूटियम बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम, ध्यान रखेंगे। यही कॉर्पस लूटियम का अर्ली स्टेज है, बाद में ये और भी कॉर्पस लूटियम का ये लेट स्टेज है, और ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। जब तक कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता रहेगा तब तक फीमेल में नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, नेक्स्ट मेंस स्टार्ट नहीं होगा। अगर ये जो सेकेंडरी ओवम बाहर निकला है, अगर उसमें कुछ चेंज के बाद यदि फर्टिलाइजेशन में वो भाग लेती है और फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो ये कॉर्पस लूटियम क्या है, इंटैक्ट रहता है, हमेशा मेंटेन रह जाता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लिया है ओवुलेशन के बाद ये ओवम, तो क्या होता है, समय के साथ ये कॉर्पस लूटियम चेंज कर जाता है। एक स्ट्रक्चर है जो वेस्टिजियल फॉर्म कहलाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, ठीक है, किस में चेंज कर जाता है, ये कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज कर जाता है, ठीक है। तो कॉर्पस एल्बिकेंस, जो ही कॉर्पस एल्बिकेंस में कॉर्पस लूटियम चेंज करता है, प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशंस बंद हो जाता है। जो ही प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशंस बॉडी में कम होगा, मेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है अगर फीमेल चाहे तो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है उनका, उसको वो थोड़े दिन के लिए अल्टर कर सकती है। मान लीजिए कोई पार्टी फंक्शन है जहाँ फीमेल को जाना है और उनको लग रहा है कि हमारा पीरियड का टाइम उसी ड्यूरेशन में है, या कोई एग्ज़ाम से, कोई पेपर से, कुछ इस तरह के इवेंट है, और वो चाह ले तो उस पीरियड के ड्यूरेशन को वो एक्सटेंड कर सकती है। कैसे? तो प्रोजेस्टेरोन का टेबलेट खा लेगी, प्रोजेस्टेरोन का मेडिसिन आता है और वो यूज कर लेगी, तो क्या होगा, मेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो कुछ दिन के लिए वो अल्टर कर सकती है। चलिए, वो आर्टिफिशियली ऐसा होता है। ये देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। ये देखिए ओवरी है, ओवरी, और इसमें ब्लड वेसल्स, ओवेरियन आर्टरी बोलते हैं, ब्लड वेसल्स आता है, आर्टरी और वेन दोनों का कनेक्शन होगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं या ओविडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये ओवरी सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा रहता है, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी बोलते हैं, स्ट्रक्चर है। ओवेरियन ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी, और ये जो है यूट्रस की तरफ से भी ये ओवरी के अंदर कुछ आर्टरीज आता है, ठीक है।
ये थोड़ा डायग्राम याद रखें। इसका भी और आगे वाला फॉर्म देखेंगे हम लोग। ये सब का नाम क्या है, फिमरई बोलते हैं, यहाँ इन्फंडिबुलम बोलते हैं, इधर को बोलते हैं हम लोग यहाँ स्थमस बोलते हैं और यहाँ एम्पुला बोलते हैं। ये टोटल अभी देखेंगे आगे, कुछ हम लोग देख भी चुके हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पर कुछ नाम लिखे, मीजोवेरियम, सस्पेंसरी लिगामेंट। देखिए जी क्या होता है, हम लोग का बॉडी, ह्यूमन का बॉडी जो है बाहर से कवर होता है एपिडर्मिस से, और हम लोग का बॉडी क्या है, होलो बॉडी है, होलो है, अंदर से क्या है होलो, जिसके अंदर क्या है बहुत सारा ऑर्गन्स प्लेस्ड है। तो ये ऑर्गन जो है अब ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये जो इनर लाइनिंग होता है हम लोग के बॉडी का, अंदरूनी वाला जो किनारा होता है, मान लीजिए ये है तो ये वाला पोर्शन, ये तो एपिडर्मिस है, ये अंदर वाला जो होलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारा डिफरेंट ऑर्गन प्लेस्ड है। तो ये ऑर्गन भी किसी न किसी वजह से इस वाल से कहीं कहीं अटैच रहता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, चलेंगे फिरेंगे इधर उधर हिल होगा, ऑर्गन डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ऑर्गन डिस्प्लेस नहीं होता है। तो ये मीजोवेरियम ओवरी को बॉडी वाल से अटैच करके रखने में मदद करता है, ठीक है। अलग अलग नाम है, आप मीजोवेरियम का नाम ध्यान रखेंगे। बाद बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये डिसेक्शन आपको क्लियर कट दिख रहा है, अलग अलग नाम है, देख लेंगे थोड़ा। चलिए ये देखिए लिखे, मीजोवेरियम इज ए शॉर्ट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है, तो जो इनर लाइनिंग है हम लोग का, इनर वाल का, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम का बना रहता है। दैट ट्रांसमिट वेसल्स एंड नर्व टू द ओवरी। ये मीजोवेरियम क्या है, फोल्डिंग्स है, क्या है ये, फोल्डिंग्स होता है। इनर लाइनिंग जो वाल है, इनर लाइनिंग, उसका फोल्डिंग्स होता है। मान लीजिए इनर लाइनिंग है तो ये क्या है, फोल्डिंग्स दिख रहा है, और ये क्या करता है, नर्व वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ये सब क्या करता है, ट्रांसमिट करता है ओवरी के अंदर। कह रहा है मेन ब्लड सप्लाई टू ओवरी, नाम क्या है, ओवेरियन आर्टरी बोलते हैं। एब्डोमिनल एरोटा से ये राइज करता है। ओवरी का शेप ध्यान रखिएगा, कैसा शेप है, ये आलमंड शेप है। आलमंड जानते हैं हम लोग, बादाम शेप बोलते हैं, इस तरह का शेप होता है, ठीक है। ये इस तरह का ओवरी का शेप है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है। देखे थे हम लोग डायग्राम कैसा आया था, हाँ, आलमंड शेप। और ये क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, नर्व है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, अलग अलग नर्व्स है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स है जो इसके अंदर इन किया है। और इन करने वाले एरिया को, जहाँ से इन करता है, जिसको बोलते हैं हाइलस बोलते हैं या हाइलम बोलते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये सब थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। जब टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ से भी ये टिश्यू सिस्टम के चैप्टर और ये चैप्टर दोनों को मिला के यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ईच ओवरी कवर्ड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम होता है। और हम लोग तो पढ़ चुके हैं, उधर टेस्टिस के अंदर भी था ना जर्मिनल एपिथेलियम, चूँकि जर्म सेल बनना है तो यहाँ भी क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम का ये भी बना रहता है। करा ओवेरियन कॉर्टेक्स क्या बताए थे, आउटर रीजन होता है, पेरिफेरल होता है, डेंस लेयर है, और ओवेरियन मेडुला इनर लूज लेयर होता है। ओवरी का 2 लेयर है। अगर मान लीजिए ये ओवरी है तो ये जो बाहर वाला एरिया, ठीक है, ये बाहर वाला एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ओवरी है, ये बाहर वाला कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टिकल एरिया, और अंदर वाला क्या है, ये मेडुला, और ये क्या है, कॉर्टेक्स, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ओवरी का प्लेसमेंट कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ है। तो ये मेडुला हो गया, बीच वाला एरिया मेडुला बोलेंगे। कंटेन न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसमें कि न्यूरॉन्स रहता है और ब्लड वेसल्स है, मेनली उसी चीज़ से भरा रहता है। और ये देखिए क्यूबाइडल एपिथेलियम जो कवर किया हुआ है क्यूबाइडल एपिथेलियम का, और ये कॉर्टेक्स कंटेन ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, ये ओवेरियन फॉलिकल्स है, बहुत सारा ओवेरियन फॉलिकल्स। फॉलिकुलर सेल्स कहाँ मिलता है, तो ये क्वेश्चंस आता है। फॉलिकुलर सेल्स ओवरी के किस रीजन में पाया जाता है, कॉर्टेक्स रीजन में या फिर मेडुला रीजन में।
तो आंसर जाता है कॉर्टेक्स रीजन में, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम लोग, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ध्यान रखेंगे। कॉर्टेक्स ओवरी कंटेन मैनी स्मॉल एंड लार्ज स्फेरिकल ओवल शेप ओवेरियन फॉलिकल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी कंटेन मैनी स्मॉल एंड लार्ज स्फेरिकल ओवल शेप, टीनी टीनी सेल्स होता है कॉर्टेक्स रीजन ऑफ ओवरी में। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। कह रहा है ए फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल्स। था ना, प्राइमरी फॉलिकुलर सेल, फिर सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल, फिर टर्सरी, और फिर फाइनली जो मैच्योर्ड फॉर्म है दैट इज ग्राफियन। ये याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, जो टीनी टीनी सेल्स है बहुत सारा, दैट इज कॉल्ड प्रीमोर्डियल फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, वो कवर किया प्राइमरी ओवम को, छोटा छोटा सेल्स, अब वो कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल्स। प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स के बाद क्या है? प्राइमरी फॉलिकल्स। उसमें कुछ चेंजेज आएंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आएंगे, कहलाएगा सेकेंडरी। और भी कुछ चेंज आएगा, दैट इज टर्सरी। और फाइनली क्या है? मैच्योर्ड स्टेज, दैट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स में ही रप्चरिंग होना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स कह रहा है मोस्ट एबंडेंट फॉलिकल्स इन कॉर्टेक्स। क्या है? यही प्रीमोर्डियल, बहुत सारा रहेगा, टीनी टीनी है, छोटा छोटा है। करा द सरफेस ऑफ ओवरी कवर्ड बाय 3 लेयर। सॉरी, आउटर पेरिटोनियम बोलते हैं, ओवरी के कवर को पेरिटोनियम, जो बॉडी वाल के साथ फ्यूज रहता है एक तरह से, मतलब कवर रहता है पेरिटोनियम से। मिडिल वाला को बोलते हैं क्यूबाइडल जर्मिनल एपिथेलियम है, और इनर वाला क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। देखिए एल्ब्यूजिनिया वर्ड जो है और भी एक जगह आया था, याद कीजिए, ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, टेस्टिस में पढ़े थे हम लोग, कवर था, यहाँ भी है। ये देखिए, ये मिडिल वाला पोर्शन है ना, ब्लड वेसल से भरा पड़ा है, दैट इज कॉल्ड मेडुला। ये मेडुला दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये कॉर्टेक्स पेरिफेरल रीजन है ना, देखिए अलग अलग है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज हुआ, इसके अंदर ओसाइट्स आया। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स और भी कुछ चेंजेज आया, ये टर्सरी फॉलिकल्स। और ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी बनता है इधर, इसको बोलते हैं हम लोग एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, और फाइनली क्या है? ये ग्राफियन फॉलिकल्स। और ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या होगा? रप्चरिंग होगा। रप्चरिंग के पीछे कारण है हार्मोनल सर्ज बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें से क्या होता है? बाहर आता है। ठीक है, और ये जो बाहर आया इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी oocytes बाहर आया, ओवुलेटेड oocytes लिखा हुआ है। ओके, और ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया ग्राफियन फॉलिकल्स का, क्या कहलाया? कॉर्पस लूटियम है ना। कॉर्पस लूटियम डेवलप करता है समय के साथ, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या किया? प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने वाला हार्मोन है। अगर वो फर्टिलाइजेशन में भाग ले लिया तो ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता रहेगा। अगर किसी वजह से फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लिया ओवम, तो ये कॉर्पस क्या होता है? कॉर्पस लूटियम चेंज कर जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। और एल्बिकेंस में जो ही चेंज होगा, प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन बंद होगा, और उधर क्या होगा? नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। ध्यान रखेंगे आगे। चलिए, ये डायग्राम अच्छा है आपको समझने के लिए, मेडुला कहाँ है, कॉर्टेक्स कहाँ है, और ये कौन कौन सा फॉलिकुलर सेल्स है। ठीक है, ये देखिए जर्मिनल एपिथेलियम लिख रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये क्या है? कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, लेयर। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कवर है, अभी देखे थे ना, अलग अलग कवर का नाम था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, कॉर्पस एल्बिकेंस। ये कॉर्पस लूटियम चेंज किया था कॉर्पस एल्बिकेंस में, ये अलग अलग फॉर्म दिखाए। ठीक है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, छोटा छोटा फॉलिकल्स है, इसी में चेंज होगा प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन। ध्यान रखें, ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या होता है? रप्चरिंग होता है। चलिए
देखिए इधर करा ईच फॉलिकल्स कंटेन 1 oocyte। जो फॉलिकुलर सेल्स है, प्रिमोर्डियल फॉलिकुलर सेल्स, वो क्या करता है ना, अपने अंदर 1 oocytes को रखता है, जिसको हम लोग प्राइमरी oocytes बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ ईच फॉलिकल्स कंटेन 1 oocyte। फॉलिकल्स का मतलब क्या, इस तरह का सेल हुआ, जैसे क्या है ये oocytes है। ठीक है, ये oocytes, और इसके अंदर क्या है, इस तरह का कवरिंग वाला सेल है, यही है फॉलिकुलर सेल्स। इसी को बोलेंगे फॉलिकुलर सेल बोलेंगे इसको। ठीक है, फॉलिकुलर सेल बोलेंगे। कह रहा है 1 follicles मैच्योर एवरी मंथ एंड शेड एन oocytes। ये जो फॉलिकुलर सेल्स है इसमें चेंजेज आएगा, प्रिमोर्डियल से प्राइमरी, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, फिर ग्राफियन, और उसमें से क्या होगा, रप्चरिंग होगा और 1 oocytes। ठीक है, सेकेंडरी oocytes यहाँ नाम देते हैं, क्या है, बाहर आएगा। तो देखिए इधर 2 ओवरी है, तो 1 मंथ एक ओवरी से 1 प्राइमरी oocyte से 1 प्राइमरी फॉलिकल्स से अलग अलग स्टेज होते हुए ओवम बाहर आएगा। दूसरे मंथ दूसरे ओवरी से फिर अलग अलग स्टेज होते हुए प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन बदलते हुए, ग्राफियन में चेंज होते हुए, और वो जो है ओवुलेशन, ओवा बाहर आएगा। तो ये अल्टरनेट करता है। ठीक है, वही लिखे हैं 1 follicles मैच्योर एवरी मंथ एंड शेड एन oocytes। ठीक है, नॉर्मली जो है 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो 28 दिन के बाद क्या है, ईच जो बहुत सारा फॉलिकुलर सेल्स है उसमें से कोई एक मैच्योर करेगा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल देगा वो, और वहाँ से क्या होगा, oocytes बाहर आएगा, सेकेंडरी oocytes बोलेंगे इसको, बाहर आएगा। ठीक है, एवरी मंथ। टोटल फीमेल के लाइफ में जब से वो मिनार्ची बोले थे टर्म, और मेनोपोज, मिनार्ची हुआ था फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, और मेनोपोज हुआ था, याद कीजिए, लास्ट मेंस्ट्रुएशन। तो फीमेल जब 11-12 साल की हुई है, जब पहली बार उसमें मेंस आया, दैट इज मिनार्ची, और जब उनके लाइफ में लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ, दैट इज कॉल्ड मेनोपोज। तो इस बीच का जो ड्यूरेशन है, मोटा मोटी मान लीजिए 12 साल से स्टार्ट हुआ, और उधर जो है 50 मान लेते हैं, आपका एनसीईआरटी मेंशन किया है, तो 50। तो इधर जो 38 ईयर का जो ड्यूरेशन है लाइफ साइकिल फीमेल का, जो 38 ईयर का ड्यूरेशन है आफ्टर पुबर्टी और मेनोपोज के बीच का, या यूँ कहिए मिनार्ची और मेनोपोज के बीच का जो ड्यूरेशन है, उस दौरान क्या है, लगभग फीमेल के दोनों ओवरी मिला करके लगभग क्या है 400 सेकेंडरी ओवा, सेकेंडरी oocytes क्या होता है, बाहर आता है। तो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। टोटल 400 याद रखिएगा, 400 के नियरली। 390 भी दे सकता है चॉइस में, 410 भी दे सकता है, याद रखिएगा 400 के आसपास। टोटल 400 oocytes आर ओवुलेटेड इन द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल। रिप्रोडक्टिव लाइफ कब से कब है, ये है 12 साल से लेकर के 50 ईयर के बीच का जो है। ठीक है, ये लगभग 38 ईयर का। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है फीमेल का, जिसमें वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है। कह रहा है लिबरेशन ऑफ oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवरी से ओवा का रिलीज होना, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। ठीक है, तो ओवा का जो फॉर्म ओवरी से बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocytes। वो एग नहीं है या oocyte नहीं है, ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी oocytes टर्म देते हैं। ठीक है, तो लिखे हैं लिबरेशन ऑफ oocyte, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। ठीक है, फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। इट अकर्स ऑन और अबाउट 14th डे ऑफ 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में। फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली 28 डेज का होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये सब बताएंगे आगे, आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे।
ठीक है। आफ्टर पुबर्टी फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और ये हर महीने 28 डेज पर रिपीट होता है। महीना बोलते हैं लगभग 28 डेज का है तो मोटा मोटी महीना बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। माहवारी भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो ड्यूरेशन है, हालांकि फीमेल टू फीमेल वेरी भी करता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन यूजुअली नॉर्मल क्या है 28 डेज का है। तो 28 डेज का मान लीजिए कि आज से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ और अगले 28 डेज के बाद फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा फीमेल का। तो इसका जो मिड वाला टाइम है, मतलब आज स्टार्ट हुआ तो आज से काउंटिंग स्टार्ट हुआ और ये 14 डेज के दिन क्या होगा, उसमें ओवुलेशन होगा, उसके ओवरी से ओवा बाहर आएगा। ओवा किस फॉर्म में, सेकेंडरी oocytes के फॉर्म में। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। और ये ओवा ओवरी से डिस्चार्ज होगा, उसको कलेक्ट करेगा कौन, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फिमरई, और वहाँ से वो जाएगा इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के अंदर से होते हुए बहुत सारा वहाँ सिलियरी सेल्स है, सिलिया सब है, तो वो सब क्या करता है, उसको एम्पुला रीजन में ले जाता है। और बाय चांस उसी दौरान अगर फीमेल रिलेशनशिप में आती है अपने काउंटर मेल से, तो फिर क्या है, स्पर्म ट्रैवल करेगा, वो जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हुए, सर्विक्स होते हुए, यूट्रस होते हुए फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में भी वो वहाँ से माइग्रेट करेगा एम्पुला रीजन में, और इधर से क्या है, ओवम आया है, ओवम वेट करती है वहाँ पर, ठीक है। 24 आवर तक वेट करती है। 24 आवर के दौरान अगर यदि इधर से स्पर्म चला गया तो दोनों क्या करेगा, एम्पुलरी स्थामिक जंक्शन, आपका एनसीईआरटी लिखा है या एम्पुला रीजन बोलेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एम्पुलरी स्थामिक जंक्शन। अभी देखते हैं कहाँ पर है, वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर डिवीजन होगा, स्पर्म के कांटेक्ट में आने के बाद सेकेंडरी oocytes में फिर डिवीजन होता है। देखेंगे पोलर बॉडी कैसे बनता है, ये सब चीज़ सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। चलिए, तो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में अगर यदि 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके मिड मतलब 14 डेज, 14वां दिन क्या होगा, ओवुलेशन होगा, ठीक है। कर आफ्टर द oocytes is liberated, the Graafian follicles अभी बताए थे, कन्वर्टेड इनटू स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस लूटियम, ठीक है, जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स था, अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए फाइनली कहाँ पहुँचा, मैच्योर्ड स्टेज। नाम क्या था, ग्राफियन फॉलिकल्स, और उसमें रप्चरिंग हुआ, वहाँ से oocytes बाहर गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocytes। अब जो ये रिमेनिंग घर है, रिमेनिंग बॉडी है, अब उसका नाम बदल जाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स अब उसको नहीं कहेंगे, अब उसको बोलेंगे हम लोग कॉर्पस लूटियम। ये जो कॉर्पस लूटियम है उसी के बारे में लिखा हुआ है। आफ्टर द oocytes लिबरेटेड, oocytes लिबरेट हुआ, सेकेंडरी oocytes कहाँ से, ग्राफियन फॉलिकल से, द ग्राफियन फॉलिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। इन ओवरी मेडुला इज रिच इन वेस्कुलर टिश्यू, नर्व्स एंड लिम्फॉइड, लिम्फेटिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। जो मेडुला रीजन है वो नॉर्मली अभी देखे थे हम लोग डिसेक्शन में, क्या था, ब्लड वेसल्स था, उसमें नर्व्स था और लिम्फ वाला पार्ट होता है, ठीक, एकदम क्लियर है, ध्यान से देखिए। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए, फंक्शन ऑफ ओवरी लिखे हैं भाई, ओवरी का क्या काम है, तो ओवा तो प्रोड्यूस करेगा ना, तो प्रोडक्शन ऑफ oocytes, ठीक है, सेकेंडरी oocytes फ्रॉम पुबर्टी टिल मेनोपॉज। पुबर्टी से स्टार्ट होगा, मतलब मेनार्ची से स्टार्ट होकर के मेनोपॉज तक, उसके बीच में क्या होता है, ओवरी ओवा प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिवली। एक महीना इधर का ओवरी से, दूसरे महीना इधर का ओवरी से, तीसरे महीना फिर इधर का ओवरी से, चौथे महीना इधर का ओवरी से, ये अल्टरनेट है। ऐसा नहीं होता है कि इस महीना भी इसी ओवरी से, अगले महीना भी इसी ओवरी से, ऐसा नहीं है, अल्टरनेट करता है। पूछेगा ये ईच ओवरी
टोटल कितना ओवा रिलीज करेगा अपने फीमेल अपने ईच ओवरी से टोटल अपने लाइफ में कितना ओवा लगभग जो है प्रोड्यूस करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा 200। अभी 400 था ना टोटल, तो उसका हाफ ईच ओवरी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोडक्शन ऑफ oocytes तो है ही, सेकेंडरी oocytes का प्रोडक्शन करेगा ओवरी, ओवरी से रिलीज होगा, है ना। और दूसरा चीज़ क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन भी निकलेगा यहाँ से। ओएस्ट्रोजन बाय द ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं, और प्रोजेस्टेरोन बाय द कॉर्पस लुटियम। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। भी आई नॉर्मली लोग समझते हैं कि ओवरी से ओवा निकला, ओवरी क्या करता है, रिलीज करता है ओवा, ओवा तो रिलीज करता ही करता है, ठीक है। ओवा का नाम यहाँ सेकेंडरी oocytes बार बार हम बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ है, ये बहुत खास करके 2 मेन इम्पोर्टेंट टाइप का हार्मोन्स भी रिलीज करता है। हम लोग 11th में पढ़ चुके थे, जो गोनाड्स होता है मेल में टेस्टिस बोलते हैं, फीमेल में ओवरी। ये भी क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड का जैसा काम करता है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड है तो हार्मोन्स रिलीज करेगा। तो ध्यान रखना है ओवरी के अंदर कौन कौन सा हार्मोन है, तो 2 टाइप का हार्मोन है। एक होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को ही बोलते हैं हम लोग ओएस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रो बोलिए या ओ लगाइए, दोनों सही है, ओएस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन दोनों सेम चीज़ है। तो एस्ट्रोजन जो ओवेरियन फॉलिकुलर सेल्स है, जो डेवलपिंग फॉलिकुलर सेल्स है, प्राइमोर्डियल से जो ग्राफियन तक जो डेवलप हुआ था, उसी डेवलपमेंट के दौरान फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करता है। ये 1000 बार क्वेश्चन पूछता है, आप उसको ध्यान रखेंगे। और दूसरा हार्मोन्स निकलता है प्रोजेस्टेरोन, अभी याद कीजिए कॉर्पस लुटियम से निकला था। और जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ओवरी के अंदर कॉर्पस लुटियम रिलीज करता रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता ही है प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप डाउन की वजह से, ठीक है। एक आप आगे इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस लुटियम से निकलता है, और ओवेरियन या एस्ट्रोजन कहाँ है, ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। जो ही ओवेरियन फॉलिकल्स, जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स था, जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, उसमें जो जो डेवलपमेंट होगा त्यों तो और भी एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन्स, ये दोनों का फंक्शन अलग अलग है, आप ध्यान रखेंगे। ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ठीक है, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ठीक है। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और भी फंक्शन है, देखेंगे आगे। चलिए, कह रहा है ओवरी प्रोड्यूस 1 oocyte पर मंथ अल्टरनेटिवली, अभी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। एक महीना में इस ओवरी से लेफ्ट साइड से, तो दूसरे महीना में राइट साइड से, फिर तीसरे महीना में लेफ्ट से, फिर चौथे में राइट से, इस तरह से करता है। लाइफ ऑफ oocytes कितना होता है, 12 से 24, 12 to 24 आवर्स, ठीक है। विएबिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन, अगर यदि ओवुलेशन हुआ 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके मिड में ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के टाइम अगर यदि साइमल्टेनियसली फीमेल जो है काउंटर मेल के साथ रिलेशनशिप में आती है, और या वो इंसीमिनेट होती है, तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब वो प्रेगनेंसी होल्ड हो सकती है, ठीक है। साइमल्टेनियस मतलब कि लगभग 2-4-10 घंटा का अंतर होना चाहिए। 24 घंटा से ज़्यादा का डिफरेंसेस होगा तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोबेबिलिटी उतना ही घटता चला जाएगा। क्यों, तो ओवा विएबल नहीं रहेगा। ओवा में फर्टिलिटी, जो ओवा में जो मेन
पोटेंशियल है जायगोट बनने का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखें लाइफ ऑफ oocytes 12 to 24 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ये हम लोग आगे देखेंगे, सेफ पीरियड और एक्स पीरियड को समझने में हम लोग को मदद मिलेगा। ठीक है, द विएबिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन होने के लिए ओवुलेशन के 12 से 24 घंटा के दौरान, ठीक है, ओवुलेशन हुआ तब से 24 घंटा के दौरान अगर उनको स्पर्म मिल जाता है तो वो oocyte क्या है, फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा और जायगोट में डेवलप करेगा। नहीं मिलता है स्पर्म तो फिर क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसका विएबिलिटी, उनमें जो कैपेसिटी है टू जनरेट, वो लॉस कर जाएगा। ओवरी हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। अभी देखे थे हम लोग ओवरी को या गोनाड्स को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों मिला हुआ है। एंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन हार्मोन्स है। ठीक है, कर आफ्टर मेनोपॉज ओवरी बिकम्स स्मॉल एंड लूज फॉलिकल्स। फीमेल आफ्टर 50 ईयर्स मेनोपॉज में चली जाती है, उसका मेंस बंद हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, ओवरी धीरे धीरे ओवरी का साइज और श्रिंक करता है और उसके अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स है जो लगभग 40,000 से 60,000 हज़ारों में रहता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, लॉस करने लगती है फीमेल फॉलिकुलर सेल्स को। करा ओवेरियन स्ट्रोमा कंपोज्ड ऑफ स्पिंडल शेप्ड फाइब्रोब्लास्ट। आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, पहले एम्स वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से आता था। ओवेरियन स्ट्रोमा जो बीच वाला पोर्शन है स्पिंडल शेप्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल को कंटेन करता है। चलिए देखिए, द ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है यूट्रस हो गया, वेजिना हो गया जो रिप्रोडक्टिव ट्यूब बोलते हैं। ये सबको मिला के कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं एसेसरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, एसेसरी डक्ट बोलते हैं। हम लोग देखे थे उधर मेल में भी एसेसरी डक्ट के बारे में, याद है एसेसरी डक्ट मेल में कहाँ कहाँ क्या नाम था, आप उसको याद रखेंगे। ओके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एसेसरी डक्ट था कि नहीं था, उसके अंदर तो स्पर्म बना था। एसेसरी डक्ट में था सेमिनल वेसिकल्स था, सॉरी वो तो एसोसिएटेड ग्लैंड था। एसेसरी डक्ट में रेटी टेस्टिस था, ये भासा एफ्रेंसिया था, एपिडाइमिस था, भास डिफरेंशिया था। ये सब क्या था, एसेसरी डक्ट था, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से यहाँ फीमेल में भी ओविडक्ट दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओके, और वेजिना, ये तीनों क्या है, फीमेल एसेसरी डक्ट है। डक्ट मतलब क्या हुआ, नली टाइप है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये तो है ही। ये भी वाइडर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और फैलोपियन ट्यूब भी तो है। चलिए करें, ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। फीमेल में क्या है, 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब है, ये और ये इमेजिन कर लीजिए। तो ये यहाँ से यूट्रस से जहाँ से अटैच है और ये फिमरई तक का जो लेंथ है क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर। इधर का भी और इधर का भी, ईच वन, दोनों मिला के नहीं, अलग अलग। और ये एक्सटेंड करता है कहाँ से, फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ओवरी के पेरीफेरी से स्टार्ट होता है और यूट्रस तक आता है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड एंड कॉल्ड इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिसको हम लोग फिमरई बोलते हैं। ठीक है, द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमरई। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो ये बॉडी से जुटा हुआ है, तो इमेजिन कीजिए ये थोड़ा श्रिंकेज है, ये स्थमस बोलते हैं। इधर वाला पोर्शन क्या है, थोड़ा सा वाइडर है, एम्पुला बोलते हैं। और ये इसको बोलते हैं हम लोग इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम का ही किनारा क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फिमरई। अभी देखेंगे आगे, डायग्राम भी है आपके लिए। जो फिमरई क्या करता है, व्हिच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन।
ओवम कलेक्शन में सरफेस एरिया बढ़ा देता है फिमरई, ठीक है, जिससे क्या होता है ओवम का कलेक्शन आसानी से हो जाता है। आफ्टर ओवुलेशन जो सेकेंडरी ओसाइट्स ओवरी से बाहर आया तो उसको कलेक्ट कर लेती है कौन, फिमरई। कलेक्ट करने के बाद क्या करती है वो इनफंडिबुलम के अंदर डाल दी, वहाँ से वो माइग्रेट करता है एम्पुला रीजन में। चलिए, द इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। इनफंडिबुलम के बाद जो स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब का दैट इज कॉल्ड एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस, ठीक है, इस्थमस हैज ए नैरो ल्यूमिन एंड इट ज्वाइन विद द यूट्रस। तो हम लोग जो है ओविडक्ट का 3 पार्ट पढ़े। क्वेश्चंस आता है, नेम द पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम यूट्रस। यूट्रस से जो पार्ट स्टार्ट होता है तो ध्यान रखिएगा, यूट्रस से पहला जो होगा इस्थमस होगा जो कनेक्ट करता है, यूट्रस से जस्ट ओरिजिनेट हुआ है फैलोपियन ट्यूब का जो पोर्शन दैट इज इस्थमस। नैरो है, ल्यूमेन इसका 1 mm डायमीटर का होता है। और इसके बाद क्या होता है, ये वाइडर होता है, फूलता है। कौन सा रीजन कहलाता है, एम्पुला, जो 2/3 ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर, उसका 2/3 है कौन सा एरिया, 2/3 मतलब 2/3 कौन सा, एम्पुला जो वाइडर होता है। इसका ल्यूमेन, इसका जो अंदर का जो मोटाई है वो 4 mm डायमीटर का होता है, ठीक है। और उसके बाद जो पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैरी करता है जिसको बोलते हैं हम लोग फिमरई। क्लियर है। अगर ओवरी से स्टार्ट करना होगा तो नाम देंगे हम लोग पहले फिमरई, फिर इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर इस्थमस। सीक्वेंस याद रखिएगा। चलिए ये देखिए, अब ये डायग्राम तो मैं उधर पूछा भी था आपसे, वेजिना, रिप्रोडक्टिव ट्यूब, ये सर्विकल कैनाल, ये सर्विक्स, ये फिमरई, और ये ओवरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, और ये तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। नेमिंग याद रखेंगे। ये यूट्राइन फंडस बोलते हैं, ये यूट्राइन कैविटी है, ये वाल है इंडोमेट्रियम इनर वाल बोलते हैं, मायोमेट्रियम मिडिल वाला वाल है, पेरीमेट्रियम बाहर वाला वाल है, ठीक है। ये पेरीमेट्रियम आउटर है, ये आउटर, और ये क्या है मिडिल वाला है, और ये क्या है इनर है, ओके, इनर वाल है। ये ध्यान रखें 3 वाल्स का है। आगे इसको और भी एलोबरेट फॉर्म पढ़ेंगे। जो फीमेल का जो यूट्रस है उसमें 3 वाल्स हैं। सबसे बाहर वाला को बोलते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम, पेरीफेरी में है ना पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायो, M4 मिडिल, M4 मायो याद रखेंगे, और अंदर वाला इंडोमेट्रियम, इंडो से पता चल रहा क्या अंदर, ये याद रखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये जो मायोमेट्रियम है स्मूथ मसल्स का बना होता है, और जब इसके अंदर बेबी डेवलप किया और जब वो बाहर आ रहा, दैट इज ड्यूरिंग पार्चुरेशन, वर्ड हम लोग सीख चुके हैं पार्चुरेशन मतलब कि एक्सपेल आउट ऑफ बेबी, उसके लिए नेचुरली एक्सपेल आउट के दौरान क्या होता है, ये मायोमेट्रियम में कंट्रैक्शन जनरेट होता है, ठीक है, कंट्रैक्शन जनरेट होगा। और ड्यूरिंग मेंस भी कंट्रैक्शन जनरेट होता है। मेंस के दौरान फीमेल में इस एब्डोमिनल एरिया में क्या होता है, पेन होता है, कंट्रैक्शन होता है, ऐठन होता है। और उसके दौरान क्या होता है, ये जो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग है ये सब क्या होता है टूट टूट करके गल करके बाहर आता है, तो उसमें भी मायोमेट्रियम में कंट्रैक्शन होता है, पेन होता है फीमेल को। और दूसरा क्या है, जब बच्चा एक्सपेल आउट होता है फुली मैच्योर्ड चाइल्ड का बर्थ के दौरान, उस समय भी मायोमेट्रियम में कंट्रैक्शन होता है। तो मायोमेट्रियम में कंट्रैक्शन ध्यान रखना है, स्मूथ मसल्स का बना रहता है, और बॉडी से बेबी के एक्सपल्सन में आफ्टर ड्यूरिंग पार्चुरेशन मतलब जिसमें बर्थ होता है उसमें हेल्प करता है। एक हार्मोन रिलीज करता है मायोमेट्रियम कंट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन का हेल्प है पार्चुरेशन। देखिए फैलोपियन ट्यूब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। 2 होगा इन नंबर, 1 ईच साइड। फैलोपियन ट्यूब क्या है, 1 पेयर है, एक लेफ्ट साइड है पेल्विक रीजन में और एक राइट साइड है, तो 1 पेयर।
और ईच का क्या है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स है, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, ओवरी से यूट्रस तक के बीच एक्सटेंड करता है। हाँ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पहले क्वेश्चन आता था यहाँ पर। मीजोसाल्पिनिक्स इज डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट सपोर्ट फैलोपियन ट्यूब। देखिए इधर क्या है ना, बॉडी के कैविटी में है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और बताए कि अगर यदि उसको सपोर्ट नहीं देगा तो वो क्या होगा, इधर उधर गिरेगा, इधर उधर कोलैप्स करेगा। तो कोलैप्स होने से बचाने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सपोर्ट देता है। जो हम लोग का इंटरनल लाइनिंग है बॉडी कैविटी का, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम। बाहर वाले को बोलते थे एपिडर्मिस, अंदर सबसे है पेरिटोनियम बोलते हैं। तो पेरिटोनियम का लाइनिंग, मान लीजिए कि ये एपिडर्मिस ये फैलोपियन ट्यूब है, तो इसको इस तरह से पकड़े हुआ, ऐसे पकड़े हुआ, ठीक है, इधर से पकड़े हुआ, इधर से पकड़े हुआ, और ये क्या है, ऐसे, ये पेरिटोनियम का वाल है, और पेरिटोनियम का वाल जो है ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। तो ये जो फोल्डिंग्स है, ये ऐसे फोल्डिंग्स है, ठीक है, पेरिटोनियम का फोल्डिंग्स जो क्या किया, फैलोपियन ट्यूब को पकड़ लिया, दैट इज कॉल्ड मीजोसाल्पिनिक्स, ठीक है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए कि ये फैलोपियन ट्यूब गया, ठीक है, ये ट्यूब गया, तो यहाँ पर जो है ये देखिए हम अलग कलर से बनाते हैं, ये क्या है, ये फोल्डिंग है, ये स्किन का फोल्डिंग है, इसे पकड़े हुआ, इधर से भी क्या है, इसको पकड़े हुआ, ये लाइनिंग है पेरिटोनियम का जो उसको सपोर्ट दिया हुआ। चलिए फैलोपियन ट्यूब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए। वन ऑफ द फिम्ब्राई इज लॉन्गर देन द अदर, ठीक है, ये फिम्ब्राई था, ठीक है, ये फिम्ब्राई है, इनफंडिबुलम, बहुत सारा फिम्ब्राई है फिंगर लाइक, उसमें से एक क्या होता है, बड़ा होता है, अदर एंड अटैच टू द ट्यूबल पोल ऑफ द ओवरी, ओवरी के मतलब कि सरफेस एरिया पर उसको कवर किया हुआ। मान लीजिए क्या है, ये ओवरी है, ठीक है, ओवल शेप, या इसको बोले थे अभी आलमंड शेप, और इसमें क्या है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। एक बॉल इमेजिन कीजिए, बॉल रखिए यहाँ, और इसको तो एक क्या है, इसको जो है ना पूरे तरह से कवर किया हुआ, पूरे पोल रीजन इस तरह का है, जैसे ये है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ध्यान किया, ऐसे कवर किया हुआ। ओके, देखेंगे हम लोग आगे के डिस्कशन में देखेंगे। चलिए, करा ओस्टियम इज द एपर्चर present in the funnel shaped part closer to the ovary called the infundibulum. Ostium is 3 mm in diameter. Ostium is the aperture present in the funnel shaped part closer to the ovary called the infundibulum. Ostium हम लोग उधर पढ़े थे स्पंज में, ओस्टिया या ओस्टियम क्या है, कैविटी है, ठीक है, तो वो रहता है कहाँ, इनफंडिबुलम एरिया में, और जिसका डायमीटर क्या है 3 mm डायमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिए इसे। फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ये 1000 बार पूछा है कि फैलोपियन ट्यूब जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके वाल पर कौन सा टिश्यू है, तो एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम है। सिलिएटेड क्यों भाई, तो ओवा के पास हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लैजिला नहीं है, तो वो मूवमेंट कैसे करेगी, तो वो इसी सिलिया के हेल्प से मूवमेंट करती है। फिम्ब्राई तो उनको कलेक्ट किया, इनफंडिबुलम में गया, और वहाँ से सिलियरी मूवमेंट के द्वारा वो मूवमेंट करती है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो सिलिया, ठीक है, सिलियरी एपिथेलियम बोलते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिलिया बीट्स टुवार्ड्स द यूट्रस, सिलिया मान लीजिए क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है,
और इसके ऊपर क्या है, लहराता हुआ करोड़ों, ठीक है, सिलिया, करोड़ों सिलिया है इसके, ठीक है। और ये इसका मूवमेंट इस तरह से होता है कि ये यूट्रस की तरफ किसी चीज़ को एक्सपेल करता है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि इधर ओवरी था यहाँ, और ये फिम्ब्रेई मान लीजिए इसे, और इसके अंदर गया तो ये सिलिया क्या किया, इस एग को इस तरह से किया कि ये आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, एम्पुला इज द थीन वॉलेड डायलेटेड मिड पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। आप देखिए एक डायग्राम बनाते हैं आपको समझने के लिए, सिंपल सा डायग्राम, ठीक है। ये ऐसे बनाते हैं, ये ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा सा वाइडर, और ये आया इससे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये ओवरी है। तो देखिए इधर कह रहा है क्या, ये जो पोर्शन है ये क्या है, इस्थमस, ठीक है, नेरो है ये यहाँ से यहाँ तक इस्थमस बोलते हैं। और ये वाला पोर्शन जो वाइडर होते चला गया, ये वाल इसका थीन है लेकिन ल्यूमेन इसका ज़्यादा है, दैट इज एम्पुला, ठीक है, एम्पुला, यहाँ तक एम्पुला। और ये क्या है, इनफंडिबुलम बोलते हैं, और ये क्या है, फिम्ब्रेई बोलते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम लोगों में। तो लिखा है एम्पुला इज थीन वाल्ड, पतला है इसका वाल, ट्यूबुलर जो वाल है पतला है, और क्या है, मिड पोर्शन है। तो फैलोपियन ट्यूब का मिड 3 पोर्शन है मेनली, तो इसका मिड वाला है। और क्या है, 2/3, 2/3 ऑफ द ट्यूब है। एम्पुला इज 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। टोटल लेंथ हम लोग को याद है फैलोपियन ट्यूब का क्या था, 10 से 12 सेंटीमीटर, उसमें से 6 से 7 सेंटीमीटर का क्या होता है, आपका एम्पुला ही है। और डायमीटर इसका क्या है, वाइडर है, ये ध्यान रखेंगे। कह रहा है इस्थमस पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब अटैच्ड विद द यूट्रस। इस्थमस पूछता है क्वेश्चंस, फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट यूट्रस से अटैच होता है, तो आंसर जाता है क्या, इस्थमस, याद रखना है। कह रहा है इस्थमस इज नैरो कॉर्ड लाइक पार्ट, डायमीटर क्या है, 1 mm है, ये नैरो है, ठीक है। इसके तुलना में ये वाइडर है, एम्पुला वाइडर है। और एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने का काम होता है। चलिए, ये देखिए, यहाँ से बोले थे कि आपको पूरा डायग्राम दिखाएंगे ढंग से। ये देखिए, ये क्या है, इस्थमस है, नैरो है ना, ये नैरो है इस्थमस वाला एरिया। ये इधर यूट्रस का पोर्शन है, इंटरस्टिशियम बोलते हैं, मतलब क्या, फैलोपियन ट्यूब का जंक्शन और यूट्रस का जंक्शन है, इंटरस्टिशियम बोलते हैं। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब जहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इस्थमस, ठीक है। और यहाँ से ये जो वाइडर पोर्शन है दैट इज एम्पुला, ये मिडिल वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या बोलते हैं इसको, इनफंडिबुलम बोलते हैं, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। और ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फिम्ब्रेई, ओके। और ये ओवरी, और ये लिगामेंट से जुड़ा हुआ, ओवरी वाल से लिगामेंट से, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। और मीजोवेरियम से बॉडी का जो पेरिटोनियम वाला है ना, इनर पार्ट पेरिटोनियम, द पेरिटोनियम या बॉडी वाल से जुड़ा रहता है मीजोवेरियम से, ध्यान रखना। और मीजोवेरियम इसको ब्लड सप्लाई वगैरह भी, नर्व वगैरह करता है। चलिए, एक और भी डायग्राम देखिए, एकदम बिल्कुल क्लियर कट है, फैलोपियन ट्यूब का अलग अलग लेवल, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये क्या है, इस्थमस दिख रहा है आपको, और यहाँ से ये वाइडर पार्ट स्टार्ट हुआ, एम्पुला, और ये तलहथी, ठीक है, दैट इज इनफंडिबुलम। और ये जो दिख रहा है आपको, फिम्ब्रेई, ठीक है। इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये देखिए फिम्ब्रेई है, ये फिम्ब्रेई,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये ओवरी और ये जुड़ा हुआ है। ओवरी का प्लेसमेंट इस तरह से होता है कि हिलता डुलता नहीं है। ओवरी फैलोपियन ट्यूब से और यूट्रस से और बॉडी वाल तीनों चीज़ से जुड़ा रहता है और अपने जगह पर फिक्स रहता है। चलिए क्यों इधर नहीं हो रहा भाई? चलिए देखिए इधर क्या लिखा है, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है। सॉरी, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? देखिए, टू रिसीव्स ओवम फ्रॉम ओवरी। भाई फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है? हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जिसका कुछ ना कुछ काम ना हो। एक आध एक्सेप्शन है जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। बाद बाकी ऑर्गन फंक्शनल ऑर्गन है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसका फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन क्या है? जो ओवरी से ओवा रिलीज हुआ है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। तो लिखे हैं द रिसीव्स ओवम फ्रॉम ओवरी। दूसरा क्या है? टू होल्ड एंड नरिश द ओवा बिटवीन इट्स सर्कुलर फोल्ड टिल दीज आर फर्टिलाइज्ड। भाई ये 12 से 24 घंटा तक तो ओवा क्या है, बिहेवियल कंडीशन में है। तो ये जो 12 to 24 आवर्स वेटिंग होता है ओवा का, तो उनको भी तो फूड चाहिए। हालांकि उसके अंदर फूड रिजर्व है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा फूड के लिए वो डिपेंडेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो मस्कुलर वाल है उससे न्यूट्रिशन वो प्राप्त करता है। तो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है ये सर्कुलर फोल्ड लिखे हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का जो इंटरनल सर्कुलर फोल्ड मसल्स है वो उसको प्रोवाइड करता है। तो होल्ड भी करता है, उसको जगह पर रखता है और उसको नरिश भी करता है। तीसरा फंक्शन क्या है? टू हेल्प स्पर्म इन देयर अपवर्ड मूवमेंट इन द ट्यूब टू रीच द ओवम। स्पर्म के पास फ्लैजिला है, लेकिन जो ही वो माइग्रेट करते करते फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचता है स्पर्म, उनका स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाता है। उसमें सपोर्ट के लिए क्या है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सिलिया है वो भी उनको सपोर्ट करता है। तो स्पर्म मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ चढ़ाता है। करा टू कन्वे फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू द यूट्रस। और ये एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइज्ड एग को एम्पुला रीजन से ट्रेवल कराता है कहाँ? यूट्रस के अंदर, ठीक है। आगे देखेंगे और भी। और ये फंक्शन देखिए, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। और ये जो साइट प्रोवाइड करता है कौन? फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। और एम्ब्रियो डेवलप अप टू द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इन द फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए जी, ये क्या है? यूट्रस है, मान लीजिए, सॉरी यूट्रस फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब है। अब क्या है? ये एम्पुला रीजन में यहाँ पर एग आया, इधर से क्या हुआ? ये स्पर्म पहुँचा, ठीक है। ये क्या किया? इसको फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जायगोट। ये जायगोट बना, ठीक है, जायगोट। इसमें डिवीजन हुआ, इसमें क्या बनेगा? ये एम्ब्रियो बोलते हैं हम लोग। एम्ब्रियो का स्टेज है मोरुला बोलते हैं। फिर मोरुला के बाद क्या है? ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं। ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है? ये फर्टिलाइज्ड एग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आते आते क्या होता है? ये फैलोपियन ट्यूब के सिलिया के हेल्प से मूवमेंट करते करते यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। हम लोग आगे और भी देखेंगे इसको। चलिए ये देखिए यहाँ पर, अभी डायग्राम मैं इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं यहाँ बना करके स्लाइड सेट करके रखा हुआ था, इसलिए नहीं बनाया। ये देखिए ओवुलेटेड एग है ओवरी से, ठीक है। ओवरी के अलग अलग ये था प्रिमोर्डियल, फिर क्या हुआ इसके अंदर प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल्स में रप्चरिंग हुआ और ये सेकेंडरी ओवम यहाँ आ गया, ठीक है। ओवुलेटेड एग बोलते हैं या
सेकेंडरी oocyte, याद रखिएगा, ठीक है। डे 1, अब इधर से स्पर्म आया, स्पर्म जो है मेल इजैकुलेट किया रिप्रोडक्टिव ट्रैक में साइमल्टेनियसली, मानिए इधर क्या ओवुलेशन हुआ और इधर क्या हुआ, फीमेल इंसेमिनेट हो गई अपने काउंटर मेल से, और इधर से स्पर्म भी ट्रेवल कर रहा है। यहाँ तो वो मूवमेंट कर रहा अपने फ्लैजेला के हेल्प से रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, सर्विक्स में, यूट्रस में, और ये इधर से स्पर्म जो ही आता है फिलोपियन ट्यूब का, उधर भी जाएगा और इधर भी आएगा, दोनों साइड जाता है। जिधर मिल जाए उनको एग फर्टिलाइज करेगा, नहीं मिलेगा ख़त्म होगा। तो मान लीजिए इधर आया, तो इसमें जो सीलिया है, सीलिया के हेल्प से इनका मूवमेंट और थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये क्या क्या सीलियरी मूवमेंट जो फिलोपियन ट्यूब का है उसको इन्हेंस कर दिया स्पीड को। और इधर से ओवम में तो फ्लैजिला है नहीं, तो ये जो है इनका जो फिलोपियन ट्यूब का जो सीलिया है वो सीलिया के हेल्प से ये मूवमेंट स्टार्ट करती है। तो इन्फंडिबुलम एरिया से माइग्रेट करते करते ये एम्पुलरी रीजन में जाती है, और उधर से अगर बाय चांस स्पर्म आ गया तो वो क्या किया, इसको फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए फर्टिलाइज एग जायगोट बना डे 1 में, ये डे 2 में 2 सेल स्टेज का हुआ, डे 3 में 4 सेल स्टेज का, डे 4 में 8 सेल स्टेज का, 5 में 16 सेल स्टेज का। इसको हम लोग बोलते हैं मोरूला, ठीक है। 16 सेल, 8 से 16 सेल स्टेज के एम्ब्रियो को हम लोग बोलते हैं मोरूला। आगे पढ़ेंगे हम लोग 8 to 16 सेल स्टेज। और छठा दिन 32 सेल स्टेज का बनता है। अब 32 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो है, याद रखिएगा 32 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्टेज का कब पूरा, 6 डेज के बाद अब क्या है वो वहाँ से माइग्रेट करता है। अब यूट्रस के अंदर आया और लगभग छठा, 7वां, 8वां दिन काफ़ी स्लो मूवमेंट होता है इनका। इधर तो ज़्यादा सिलिया फ्लैजिला है नहीं, सिलिया है नहीं, तो थोड़ा और भी स्लो हो जाता है। और 9वां दिन 9 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो जायगोट है, जो अलग अलग स्टेज होते हुए फाइनली जो हम लोग बोले थे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, 32 सेल स्टेज के बाद क्या होता है वो यूट्रस के वाल से इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। चलिए 9 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 9वां दिन 8 से 9 दिन के दौरान क्या होता है, इसको ट्रैवल करने में लग जाता है, पहुंचता है वहाँ कहीं भी। ये चाहे यहाँ से टच करे, यहाँ से टच करे, यहाँ से टच करे, कहीं से टच करेगा वो। चलिए और ये देखिए, और मान लीजिए कोई कपल है अपने यहाँ, तो थोड़ा सा मेल डोमिनेट अपना सोसाइटी है। हालांकि जो है अदर कंट्री में जो ज़्यादा एडवांस कंट्री है वहाँ पर मेल फीमेल दोनों को अगर यदि चाइल्ड नहीं चाहिए, मान लीजिए किसी को 2 चाइल्ड चाहिए, 3 चाइल्ड चाहिए और वो उतना कर लिया, इसके बाद चाइल्ड नहीं चाहिए, तो वो क्या होता है परिवार नियोजन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो अपने यहाँ इंडिया में मेल थोड़ा सा अवॉइड करता है, पता नहीं क्यों। उनका मानना होता है कि वो जो वैसेक्टोमी बोलते हैं ना वहाँ भास डिफरेंशिया कट करके, तो उनका जो है पोटेंसी है, जो पोटेंशियल है मेलनेस का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा डाउन होगा, ऐसा मानना है। ऐसा जबकि कुछ होता नहीं है, ठीक है। जो कन्वीनियंट हो कर लेना, इवन मेल को ही ज़्यादा बढ़िया है करना चाहिए कि उनका बॉडी का जो ऑपरेशन वाला पार्ट है स्कोर्टम वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। फीमेल का बॉडी थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, उनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ तो थोड़ा अलग चीज़ है। तो क्या है कि फीमेल यदि वो फैमिली प्लानिंग में पार्टिसिपेट करती है तो उनका जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, उनको कट करके बांध देते हैं दोनों फैलोपियन ट्यूब को, है ना। ये फैलोपियन ट्यूब है, इसको कट किए और फिर उसको बांध दिए। फैलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट, ठीक है, बांध दिया गया और कट कर दिया गया, दोनों कट करते हैं। गड़बड़ी से कभी कभी डॉक्टर जो नया डॉक्टर होता है इधर काटा इधर छोड़ दिया, तो फीमेल को तो मालूम है कि हमारा जो है फैमिली प्लानिंग हो चुका है, उनके काउंटर मेल को भी मालूम है कि फैमिली प्लानिंग तो करवा चुके हैं। वो रिलेशनशिप में अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में जब आते हैं तो फिर प्रेगनेंसी होल्ड होने की चांसेस रह जाती है, ठीक है। भाई इधर नहीं है तो क्या होगा, इधर का ओवा तो जाएगा और इधर का ओवा जाएगा, इधर से स्पर्म आएगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होल्ड हो जाएगी फीमेल। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दोनों साइड कट करके बांधते हैं। अब क्या होगा
इधर से स्पर्म भी आया तो यहाँ रास्ता क्या हुआ, सब ब्लॉक हो गया। इधर से ओवुलेशन भी हुआ, ओवा जो है ट्रेवल ही नहीं कर पाई, ओवा वेट करती रह गई, यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई, ऑब्जर्व कर लिया गया फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस ख़त्म। तो ये जो वैसेक्टोमी बोलते हैं, सॉरी ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, वैसेक्टोमी मेल में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। जो फैलोपियन ट्यूब है उसको टोमी कट कर देना और बांध देना, ये टर्मिनल मेथड होता है ये कंसेप्शन को रोकने का, ठीक है, प्रेगनेंसी रोकने का ये टर्मिनल मेथड है। अगर एक बार ऐसा हो गया तो अब जो है दोबारा वो प्रेगनेंसी होल्ड नहीं होता। हालांकि अभी जो है मेडिकल साइंस डेवलप कर गया है, ट्यूबेक्टोमी होने के बावजूद भी किसी किसी केस में अगर यदि मेडिकल उसका सुपरविज़न थोड़ा बढ़िया से मिलता है तो डॉक्टर लोग जो है फिर से इनको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चांसेस होता है, नेचुरली नहीं होगा। चलिए यहाँ पर अपना लेक्चर जो है आज का हम वाइंड अप करते हैं। थोड़ी लंबी लेक्चर बन जाती है इसलिए थोड़ी छोटी छोटी लेक्चर बना रहे हैं। आप लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं इस चीज़ को यहाँ से आगे बढ़ाऊँगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए लेक्चर को, 2 बार 3 बार देखिए, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए।